हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार मडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की फर्स्ट बुक है हमारी, और उसी का हम लोग पहला मतलब 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं, 3 चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और तीसरा जो आपका चैप्टर है सरकार क्या है, हम उसके विषय में पढ़ रहे हैं। सरकार की भूमिका क्या है और किस प्रकार सरकार काम करती है, इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? इतना ध्यान रहेगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, देख लिया, आगे बढ़े। सरकार क्या है देख चुके थे आप, कैसे नियम बनाती है, क्या पर्याप्तता है सरकार की। देख लिए इतना। आगे बढ़े। लोकतांत्रिक सरकार को आपने देखा, किस प्रकार की लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। देखिए, लेकिन हम हमेशा एक सा नहीं था। क्या आप विश्वास करती हैं और एक ऐसा देश जब वहाँ लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों का चुनाव का भाग नहीं लेते हैं? कह रहे एक ऐसे जहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, जहाँ औरतें और गरीबी चुनाव जो है भाग नहीं लेते। सोच के देखिए, कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन और व्यवस्था चुनी जानी है और जो गरीब लोग हैं और जो औरतें हैं वो आपका वहाँ पर वोटिंग नहीं करते हैं। कैसा लगता होगा? आपने अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल एक ही पुरुषों को वोट देने देती है जो पढ़े लिखे थे और उनके पास अपनी संपत्ति थी। पहले वोट क्या था? पहले वोट लोग वही दे सकते थे जो आपके पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे के साथ साथ जिनके पास क्या थी, अपनी संपत्ति थी, वो ही लोग आपका वोटिंग राइट था उनको। सोच के देखिए, क्या आज ऐसा है? क्या वोट गिरने के लिए किसी जाति, किसी भेदभाव का आपको सामना करना पड़ता है? बताइए। हो गया। चलिए, इसका मतलब था कि औरतों और गरीबों और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलता है जो आपके गिने चुने आपके पुरुष बनते हैं। भारत में आजादी के पहले बहुत से लोगों को वोट देने का अधिकार था, ठीक? इसलिए जनता को असंगठित होकर इस अधिकार की मांग, गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्हें जोर शोर से मांग उठाई और 1931 में यांग इंडिया पत्रिका में अपना लेख लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूं कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है वह संपत्ति या शिक्षा नहीं। यानी कि उन्होंने किसको बड़ा बताया? चरित्र को, कि चरित्र बड़ा है, चाहे भले ही व्यक्ति के पास आपका शिक्षा ना हो, संपत्ति ना हो, लेकिन वो आदमी बड़ा है। वह वोट नहीं दे सकता जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से कमाता है। कह रहे कितनी बड़ी दुख की बात है, अगर कोई व्यक्ति है, ईमानदार है और ईमानदारी से अपना घर चला रहा है, चीजों को कर रहा है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं रखा इन्होंने। सोच के देखिए, ठीक? वह वोट नहीं दे सकता जो दिन भर पसीना बहाता है, ईमानदारी से कमाता है, ठीक? क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। क्या किया है उसने? गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। अब बताइए, क्या आपका गरीब होना उसके हाथ में था? अब मुझे बताइए, जो गरीब हुआ है, क्या वो उसके हाथ में था गरीब होना? आप सोच के देखिए, नहीं ना, उसके हाथ में नहीं था।
तो आपको समझ आएगा कि वोटिंग का राइट्स कितना महत्वपूर्ण है, कितना कुछ है। देख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से है ये सारी चीजें। देख लिया? अब देखिए, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। कह रहे कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी जो आपका पावर है वो आपका अपनी स्वेच्छा से किसी को दे दी हो या बांट दी हो। कौन बांटेगा? यूरोप में और अमेरिका में महिलाओं और गरीब को सरकार में कार्य की भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। कि चाहे आपका यूरोपियन कंट्री हो, चाहे आपका यूएस रहा हो, कितना डेवलपिंग कंट्री है, वहां भी महिलाओं और गरीबों ने अपने वोट के लिए क्या किया है? सरकार के कार्यों की भागीदारी के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। यानी कि ये सब चीजें उनको कैसे मिली हैं? संघर्ष के माध्यम से मिली हैं। यानी कि ऐसे ही नहीं दिया, चाहे आप भले कितने पढ़े लिखे रहे, कितने इंटेलेक्चुअल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी चीजें उनको संघर्ष के बाद ही मिली। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और आपकी मजबूती से पकड़ी इस आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजों में फ्रेजल बाप का मूवमेंट, सफ्रेज मूवमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ने में लड़ाई में गए, इसलिए महिलाओं को काम करने के लिए बुला लिया गया जो पहले पुरुषों का काम काम मानते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करनी शुरू करी तो यह सब देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत गलत रूढ़िवादी धारणा बना रखी थी कि ये महिला ये काम नहीं कर सकती। सोच के देखिए, ऐसी अगर रूढ़िवादी विचारधारा बना देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, ये कैसे होगा? ठीक, देखिए इस तरह महिलाओं का निर्णय लेने के रूप में योग्य माने जाते हैं। महिला मताधिकार को कि साथियों ने महिलाओं के साथ वोट देने का अधिकार की मांग की, उनकी आवाज सुनिए और इसके लिए उन्हें जगह जगह पर आपको लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया गया। क्या किया उन्होंने? अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधा और आपका प्रदर्शन किया कि हम किस प्रकार हैं, कैसे हम बने हुए हैं। उनमें से कई ने भूख हड़ताल उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। कैसे गईं? जेल भी गई हैं और भूख हड़ताल पर भी। अमेरिका में वोट का अधिकार देने का अधिकार 1920 में मिला। कब मिला? 1920 में, जब इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों के बाद मिला। ठीक, सोच कर देखिए, अमेरिका में कब मिल गया? 1920 में। और इंग्लैंड में कब मिल रहा है? आप देखेंगे 1928 में। और भारत में कब मिला? बताइए, भारत में मत देने का अधिकार कब मिला महिलाओं को? देखिए, देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? कोई क्वेरी? चलिए, हो गया? देख रहे हैं आगे। चलिए, हो गया? आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, कह रहे प्रश्न 33 और 34 पे मानचित्र को देखिए। ये भारत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जिले को दर्शाता है और इसमें अब कह रहा है कुछ काम है, इसमें आपको जानकारी पता लगानी। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पता करिए। भारत के पड़ोसी देश आप देखिए, कहाँ पर पाकिस्तान है, कहाँ पर चाइना है, कहाँ पर तिब्बत है, कहाँ पर नेपाल है, कहाँ पर म्यांमार है, क्लियर है? कहाँ पर बांग्लादेश है, कहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के नाम बताइए। जैसे कि आपने देख लिया
उत्तराखंड उत्तराखंड की सीमा किस किस से आपके स्पर्श करती हैं, आप उनको बता सकते हो कि भैया शिमला से लगती हैं, ठीक है, देहरादून से लगती हैं, बिजनौर से लगती है, उधर नीचे मुरादाबाद से लगती हैं, ऐसे करके आपको बताना है। अपने जिले और अपने पड़ोसी जिले का नाम लिखिए, आप किस जिले के हैं और आपके पास का जिला कौन सा लगता है, ठीक है, ये आपको देखना। मान लीजिए आप हरिद्वार के हैं, हरिद्वार का पड़ोसी जिला बिजनौर और कौन सा लगता है, सहारनपुर, ठीक है, और उसके बाद आपका देहरादून ऐसे लगता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है, ये कोई भी एक जिला ऊपर का मान लीजिए। तो आपने जिले में राजधानी जाने वाले मार्ग, अब कौन सा रास्ता ऐसा जो मार्ग आपका देहरादून जाता है, तो आप मान लीजिए उत्तरकाशी से आ रहे हैं, उत्तरकाशी बड़कोट प्रोला होते हुए आपका मसूरी और देहरादून, ऐसा रूट को आप लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए इतना आपने देख लिया होगा। देख लिया, चलिए अब आपको बताना है इसमें कि भारत सरकार के भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय। तो अगर कोई भी फैसला ऐसा है जो बड़े स्तर का लेना है, उसमें सारे फैसले कौन लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें सारे फैसलों की भूमिका केंद्र करता है। पश्चिम बंगाल सरकार का सरकारी स्कूल की 8वीं बोर्ड तक की परीक्षा कौन लेता है, तो जो 8वीं बोर्ड तक का परीक्षा है वहाँ का स्थानीय का मतलब लोकल गवर्नमेंट से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ आपका राज्य की जिम्मेदारी, जो बीएसए वगैरह होते हैं। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच रेलवे लाइन शुरू करनी है, ये भी काम राष्ट्र करेगा, सेंट्रल करेगा मतलब। गांव में एक सार्वजनिक कुएं को चुनने का निर्णय लेना, ये काम स्थानीय लोग करेंगे। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनने का निर्णय कौन लेगा, ये भी कम्युनिटी के लोग लेंगे। हरियाणा सरकार के सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। 1000 रुपए का नोट शुरू करने का निर्णय कौन करेगी, ये भी आपका केंद्र सरकार करेगी। तो ऐसे कुछ कार्य जो आपका सेंट्रल करती है, ऐसे कुछ कार्य जो राज्य करते हैं, ऐसे कुछ कार्य जो है जो स्थानीय सरकार करती हैं, ये आपको देखना है और आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि कौन से कार्य राज्य सरकार करती है, कौन से कार्य स्थानीय सरकार करती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कैसे कौन कितना कार्य है किसी का, उसके अनुसार ही बात करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।